नमस्ते दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान का यह अगला भाग है। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा गोबर अभी भी खेत में है और उनकी दोनों लड़कियां भी वहां काम कर रही थी। इतनी तेज लू चल रही है और भूतल भी धधक रहा है जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? यह काम के पीछे क्या जान देने पर तुले हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से चिल्लाकर बोला, आज क्यों नहीं गोबर, क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई है, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा लिए और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला लंबा एक लहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुंवारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाड़ी की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी बहन रूपा, जो महज 5-6 साल की थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बंधी, बहुत ही ढील और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपटकर कहा, काका देखो, मैंने एक ठेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जब पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाते हुए प्यार से कहा, तूने बहुत अच्छा काम किया बेटी, चल अब घर चली। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाते रहने के बाद गोबर आखिर बोल ही पड़ा, ये तुम रोज क्यों मालिक के घर जाते हो, क्यों उनकी खुशामद करते हो? बेगार देनी पड़ती है, नज़र नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना ज़रूरी था। बोला, सलामी करने ना जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? ये इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली है और किसी से कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर करिंदों ने 2 रुपए दाड़ लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी। करदिया ने कुछ कहा, दूसरा खोद देता तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और ना ही सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक की खबर मिलती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं। गोवन ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों लड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब सोचता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निभाना नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हुआ और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी हुई है तो उसे ईर्ष्या हुई। उसे डांटकर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं तेरे? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ठिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोज से देखा, तू उसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निर्वाह तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहन कैसे बने? नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने? गोवर भी इस विनोदमय विवाद में शरीफ हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीली होती है, रूपा तो उजाला होती है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोवर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने शुद्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं।
सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रूपिया को रुलाकर छोड़ती। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोदी में ना रह सकी। ज़मीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़ी ही दे देते हैं। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुँच गए, खेत कहीं भागा जा रहा था क्या? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक गिलास पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थीं पर गेहूं जैसे सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे फिर ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, वाह रे दुलारी। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी। और क्या? हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की चिंता रहती है, उन्हें हज़ारों चिंताएं घेरी रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था कुछ योरी को याद न था, और उसे सारे कत्न का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था।